जो टॉपिक देखेंगे वो गायनिक का जो टॉपिक है, इसका नाम है प्यूबर्टी मेनोरेजिया। तो बेसिकली जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया होता है, बेसिकली अगर बताऊं तो प्यूबर्टी मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है। सबसे पहले प्यूबर्टी मतलब क्या, कि वो प्यूबर्टी में आ चुकी है। मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट आती है, पेशेंट और जो उसके साथ जो उसकी मम्मी आती है, उसकी जो मम्मी आती है वो बेसिकली बताती है कि मेरी लड़की का जो है अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, पर वो पीरियड जो है ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, उसको क्या होता है ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये समस्या लेके आती है। तो बेसिकली जैसे अपने को पता होता है कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है कितनी होती है, 50 to 80 ml के पास नॉर्मल ब्लीडिंग होती है साइकिल में, जो 4 से 5 दिन के साइकिल में इतनी ब्लीडिंग होती है। पर अगर यही मोर देन 80 ml हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसको हीमोरेजिया बोल देते हैं, हीमोरेजिया ये हो गया। तो बेसिकली अगर 80 ml से ज़्यादा हो या फिर ड्यूरेशन बढ़ गया हो, मतलब नॉर्मली 5 से 7 दिन का ड्यूरेशन होता है, अगर वो 9 दिन का हो, 10 दिन का ड्यूरेशन है, तो मेनोरेजिया क्या आ जाएगा। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी समझे ना, तो सपोज कोई जो यहाँ पे कोई एक लड़की है और वो 13 ईयर की है, सपोज 14 ईयर में उसका प्यूबर्टी आ गया, 13 ईयर में उसका प्यूबर्टी आ गया, तो क्या होता है सबसे पहले जैसे ही प्यूबर्टी आता है ना, तो एचपीओ एक्सिस जो होता है काम करना चालू हो जाता है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो बेसिकली ऐड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, 2 पिट्यूटरी होती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एक हार्मोन रिलीज करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या होता है LH एंड FSH। तो ये LH एंड FSH बेसिकली क्या काम करते हैं, ये ओवरी पे एक्ट करते हैं, ओवरी के ग्रैनुलोमा सेल पे एक्ट करते हैं, और बेसिकली ये क्या करता है, एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज होता है, और ये यही एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है किसका, एंडोमेट्रियम का। तो ये जो अपना एंडोमेट्रियम होता है, अगर इसकी मैं एंडोमेट्रियम बताऊँ तो यहाँ पे इसका एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करता है ये। और क्या होता है कि यहाँ उसके बाद यहाँ पर ल्यूटिनाइजेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो यही कॉर्पस जो एस्ट्रोजन होता है ये प्रोलिफरेशन करता है, एंडोमेट्रियल का ग्रोथ करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सिक्रेटरी चेंजेस करता है। सिंस 13 ईयर में जो होता है बेसिकली अर्ली जो साइकिल्स होती है एनओवुलेटरी होती है। अर्ली साइकिल कैसी होती है, एनओवुलेटरी होती है। तो जो अर्ली साइकिल होती है कैसी होती है, अर्ली साइकिल एनओवुलेटरी साइकिल। और क्या होता है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन से यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लगातार जाता है, हाइपोथैलेमस के पास। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बताऊँ ना, तो जो एचपीओ एक्सिस होता है ना, एचपीओ एक्सिस अर्ली प्यूबर्टी में उतना मेच्योर नहीं रहता, वो बेसिकली क्या होता है, इमेच्योर होता है। तो उसको अच्छे से उसको काम नहीं कर पाता कि कब उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, कब उसको नेगेटिव फीडबैक देना है, कब उसको कितना हार्मोन, उसको गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कितना निकलवाने का है। तो वो बेसिकली जो एचपीओ कोऑर्डिनेशन है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे मेनोरेजिया होता है, हैवी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो एक अर्ली प्यूबर्टी में फिजियोलॉजिकल कॉज हो गया। तो मेनली कॉज जो होता है फिजियोलॉजिकल होता है। ये जो बताया एचपीओ एक्सिस जो होता है इमेच्योर होता है शुरू में, पर 1 से 2 साल के बाद उसका जो होता है पीरियड नॉर्मल हो जाता है। तो अभी देखो पेशेंट का हम लोग को कैसे पता जाएगा उसको मेनोरेजिया है। तो पेशेंट बेसिकली ना हिस्ट्री लेके आता है। हिस्ट्री क्या लेके आएगा कि जो उसकी मम्मी बताएगी या फिर वही बता देगी, नॉर्मली 3 से 4 पैड जो होता है नॉर्मल होता है मेंसेस के टाइम में, पर यही 8 से 9 पैड अगर कोई लेडी यूज कर रही है, 8 से 9 पैड, तो एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल मतलब वहाँ पे क्या है, हैवी ब्लीडिंग है। अब उसके बाद और कॉजेस में क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग और कॉजेस देखते हैं। तो कॉजेस ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया। तो कॉजेस, तो सबसे पहले यही फिजियोलॉजिकल कॉज जो मैंने बता दिया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिजियोलॉजिकल कॉज
दूसरा हो सकता है वहाँ पे कोई क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो, यहाँ पे कोगुलेशन डिसऑर्डर है, हो सकता है वहाँ पे 8th 9th फैक्टर ये सब डिफिशियंसी हो सकता है वहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट वहाँ पे उसके लेडी के कम हो, प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और फोर्थ क्या हो सकता है उसको सब म्यूकोजल फाइब्रोइड हो, सब म्यूकोजल फाइब्रोइड बेसिकली ये कौन कराता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया अभी अर्ली में एस्ट्रोजन वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा जाता है, तो हो सकता है इसकी वजह से हो सकता है। जो फिफ्थ हो सकता है वहाँ पे पेल्विक कोई ट्यूमर हो, फिफ्थ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको। फिफ्थ में अगर बताऊँ तो फिफ्थ में अगर हो सकता है तो कोई पेल्विक ट्यूमर हो, कोई सर्वाइकल ट्यूमर, कोई यूट्रस का ट्यूमर, तो हो सकता है कोई अंदर पैथोलॉजी हो, कोई इन्फेक्शन हो सकता है इन्फेक्शन हो वहाँ पे अंदर कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई ट्यूमर हो। कभी कभी लेडी में हो सकता है कोई ल्यूकेमिया हो। तो यहाँ पे पेल्विक ट्यूमर में हो सकता है पेल्विक ट्यूमर या फिर कोई पेल्विक एबनॉर्मेलिटी हो, वहाँ पे कोई यूट्रस में डिफेक्ट वगैरह हो, एनालॉमी वगैरह हो। तो ये सब यूएसजी इसको हम लोग कैसे देंगे, यूएसजी करा के हम लोग इसको कर लेंगे। अब हो सकता है वहाँ पे कोई एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर हो, एंडोक्राइनोलॉजी 7th में एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर हो सकता है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस 1 टाइप 1 हो सकता है उसको थायराइड का प्रॉब्लम थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है उसको पीसीओडी का दिक्कत हो, पीसीओडी की दिक्कत उसकी हो सकती है। यहाँ पे ओवरी में ऐसे फॉलिकल्स यहाँ पे बन जाते हैं, तो वो हर्सुटिज्म लेके आती है, हर्सुटिज्म लेके आएगी, इरेगुलर साइकिल लेके आएगी, तो ये पीसीओडी का कंप्लेन में ये सब लेके आएगी वो। ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया। हो सकता है ल्यूकेमिया का मैंने बता दिया, ल्यूकेमिया भी इसमें हो सकता है। तो पेल्विक ट्यूमर में हो गया। और पेल्विक ट्यूमर बेसिकली अगर बताऊँ ना, जो पेल्विक ट्यूमर होता है, पेल्विक ट्यूमर ये बेसिकली अगर हो सकता है कोई ओवरी का ट्यूमर है, तो ओवरी का ट्यूमर बेसिकली ना ग्रेनुलोसा सेल से स्टार्ट होता है, ग्रेनुलोसा सेल में सबसे पहले होता है, ग्रेनुलोसा सेल में। ये हो गया। और सब म्यूकस फाइब्रोइड हो सकता है वहाँ पे, सब म्यूकस पेल्विक ट्यूमर में, यही बिनाइन ट्यूमर में सब म्यूकोजल फाइब्रोइड ड्यू टू एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन लगातार पॉजिटिव फीडबैक देता है अर्ली प्यूबर्टी में, तो हो सकता है ये सब म्यूकस फाइब्रोइड हो सकता है वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो, पर एंडोमेट्रियोसिस ब्लीडिंग उतना नहीं कराता है, पेन कराता है, डिस्मेनोरिया कराता है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या अब लेडी देखो, अब हम लोग इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करेंगे एग्जामिनेशन। तो अनीमिया हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग पायलर देखेंगे कि वहाँ पे ब्लीडिंग की वजह से उसका हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ गया, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम, तो पायलर उसको मिल सकता है, वहाँ पे उसको पायलर मिल सकता है पल्पेब्रा पे या फिर नेल पे। यहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर में हो सकता है उसको, तो थायराइड गले की कोई गांठ तो नहीं है, थायराइड नोड्यूल हम लोग देख सकते हैं। उसका वेट इंक्रीज है क्या, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट इंक्रीज हो जाता है, तो वेट इंक्रीज है उसका क्या, उसका हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बने हैं क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब इन द सेंस ब्रेस्ट उसका डेवलपमेंट है क्या, तो उसका जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट है क्या, तो हो सकता है उसका ब्रेस्ट जो है वो डेवलपमेंट है क्या, फिर यहाँ पे एक्सिलरी है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पे पेल्विक रीजन में हेयर है क्या, प्यूबिक हेयर है क्या, ये सब भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं सब। देन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को क्या करा लेना है, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को CBC लिख देने का है। तो हीमोग्लोबिन काउंट हम लोग देखेंगे उसमें कि हीमोग्लोबिन का काउंट कैसा है, तो उसी हिसाब से हम लोग आयरन टैबलेट वगैरह हम लोग उसमें चलाते हैं। उसके बाद ABO ब्लड ग्रुपिंग हम लोग करा देते हैं, BO ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग हम लोग करा देते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे CT, PT, INR ये सब हम लोग करा लेते हैं कि कोई कोगुलेटिव डिसऑर्डर देखने के लिए। उसके बाद हम लोग सीरम फेरेटिन हम लोग करा देते हैं, अनीमिया कितना है उसको हम लोग देखने के लिए सीरम फेरेटिन भी करा लेते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, सीरम आयरन भी करा सकते हैं इसमें हम लोग। USG हम लोग करा सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसको भी रूल आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब ये हम लोग देखेंगे थायराइड प्रोफाइल भी हम लोग करा सकते हैं इसमें। थायराइड प्रोफाइल में T3, T4, TSH ये सब हम लोग करा लेते हैं, ये सब हम लोग करा ले। सपोज अब हम लोग ने ये सब कॉज देख लिया और कोई भी कॉज नहीं मिला अपने को, तो हम लोग इसको क्या फिजियोलॉजिकल समझ लेते हैं, तो फिजियोलॉजिकल में हम लोग सबसे पहले ये रीएश्योरेंस देते हैं लेडी को, लड़की को, और उसके जो मम्मी है मतलब उसके मदर को काउंसलिंग करते हैं कि ये जो है 1 से 2 साल में 6 मंथ से लेके
6 मंथ से लेके 1 साल में ये नॉर्मल हो जाएगा। ये बेसिकली हार्मोनल है, नॉर्मल हो जाएगा। अभी प्यूबर्टी अभी मैच्योर उतना नहीं हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा 6 मंथ्स में 1 साल में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, और हम लोग ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड हम लोग दे सकते हैं, ट्रेनेक्सेमिक एसिड BD हम लोग दे सकते हैं। प्लस इसमें मेफनामिक एसिड याद रखना इसमें ऐड होना चाहिए। तो यहाँ हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि कंजेस्टेड डिस्मेनोरिया के साथ में भी ये लेडी आती है, तो वहाँ पे मेफनामिक एसिड प्लस ट्रेनेक्सेमिक एसिड हम लोग ऐड कर देते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें हम लोग आयरन टैबलेट या फिर हम लोग आयरन सिरप लेडी को लिख देते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजिकल समझ के हम लोग ये सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ब्लीडिंग रोकने के लिए। और ट्रेनेक्सेमिक एसिड कब चलाने का है, वो लेडी के मेंसेस पीरियड में, मतलब जब उसका मेंसेस आ रहा है तो 4 से 5 दिन का अगर मेंसेस है तो उसमें चला देने का है, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। ये हो गया, तो ये हम लोग को चलाने का है बेसिकली, ये हो गया। देन इसके बाद क्या हो गया कि अगर सपोज 6 मंथ हो गया, सॉरी इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। सपोज 6 मंथ हो गया, 6 मंथ से लेके 1 साल तक हो गया और उसके बाद भी इसकी जो है ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है। नॉर्मली इसमें नॉर्मल हो जानी चाहिए, पर अगर नॉर्मल नहीं हो रही है तो हम लोग लेडी को OCP हम लोग खिलाते हैं। OCP खिलाते हैं, उसके बाद 3 महीने तक खिलाते हैं, 3 साइकिल तक। उसके बाद क्या होता है कि लेडी का साइकिल नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और ब्लीडिंग जो है वो भी कंट्रोल में आ जाती है, साइकिल भी रेगुलर हो जाता है और ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है। तो OCP हम लोग 21 डे के लिए चलाते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं 8 दिन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग OCP खिलाते हैं। इसे 3 साइकिल तक खिलाते हैं, तो इसमें ब्लीडिंग नॉर्मल जाती है। तो याद रखना बेसिकली जो एस्ट्रोजन हम लोग इसमें खिलाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन होता है OCP, ये बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं, पर अगर ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही वहाँ पे तभी हम लोग को ये देना पड़ता है। जब अपना पहला वाला ट्रीटमेंट जिसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड वगैरह दे रहे थे 6 महीने तक, वो फेल हो गया, तो हम लोग ये खिलाना पड़ता है अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो। क्योंकि एस्ट्रोजन बेसिकली क्या कॉज करता है कि जो बोन में यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंड होता है, एपिफाइजिस, इसका फ्यूजन जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पे लड़की छोटी हो सकती है, तो वहाँ पे बोन ग्रोथ उसका स्टॉप हो जाता है अगर एपिफिजियल फ्यूजन करा देता है। और ये क्या कराता है, और ये वेट गेन भी कराता है, और ये एस्ट्रोजन वेट गेन भी कराता है ये, तो ये इसका है। इसी के लिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, पर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो इसको हम लोग को देना ही पड़ता है, याद रखना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फिजियोलॉजिकल समझ के ट्रीटमेंट किया, ट्रेनेक्सेमिक एसिड प्लस मेफनामिक एसिड प्लस आयरन टैबलेट के सिरप देख के कि हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल तो ठीक नहीं है तो आयरन टैबलेट वगैरह सिरप वगैरह चलाएंगे। अगर 6 मंथ तक किया, अगर ठीक हो गई, नॉर्मलाइज हो गई ब्लीडिंग तो ठीक है, तो उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। पर अगर स्टील उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग है, मतलब स्टील प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, तो हम लोग उसको OCP खिलाते हैं 21 डे के लिए, फिर विड्रॉ करते हैं, इसे 3 साइकिल तक कराते हैं, उसके बाद उसका नॉर्मलाइज हो जाता है मैक्सिमम केस में। ये हो गया। देन इसके बाद आगे क्या है, तो हो गया। तो ये बेसिकली कंप्लीट जो है लेक्चर था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, हम लोग ने पूरा ट्रीटमेंट देख लिया, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्यूबर्टी मेनोरेजिया।